हेलो बच्चों, आज हम अपना जो पाठ पढ़ेंगे वो हमारा है क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं का। और ये हमारा गद्य खंड का पाठ है। पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय बताती हूँ, फिर इस पाठ के सार को समझाती हूँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में बस्ती जिले उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वो अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में और उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपने, शोषण, हताश और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में बखूबी मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे। वो चर्चे और चरखे नाम से दिग्मान में एक स्तंभ लिखते थे। उनकी अभिव्यक्ति सहजता और स्वाभाविक होती थी। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कुछ रचनाएं देखिए। काट की घाटियां, कौन नदी, जंगल का दर्द, पागल कुत्तों का मसीहा, भोबो खोखो, बतूना का जूता। और कविताएं जो है इनकी खूंटियों पर टंगे लोग, उपन्यास सोया हुआ जल, कहानी संग्रह लड़ाई, नाटक बकरी, बाल साहित्य लाख की नाक और लेखों का संग्रह चर्चे और चरखे। तो बच्चों, ये थोड़ा सा मैंने जीवन परिचय, थोड़ा सा लेखक के बारे में आपको बताया है। अब देखिए पाठ का सार। पाठ जो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने बेल्जियम यूरोप में जन्मे फादर काल्मी बुल्के के व्यक्तित्व व जीवन का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है। फादर एक ईसाई सन्यासी थे। वो आम सन्यासियों जैसे नहीं थे। भारत में अपना देश और अपने भारतीयों कहलाने वाले फादर कामिल बुल्के का जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में हुआ था, जो गिरजाघरों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। लेकिन उन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को बनाया। क्यों क्यों अब आगे जानिए बात को। फादर कामिल बुल्के ने अपना बचपन और युवावस्था में प्रारंभिक वर्ष रेम्स चैपल में बिताए थे। फादर बुल्के के पिता व्यवसायी थे, जबकि एक भाई पादरी था और एक भाई परिवार के साथ रहकर काम करता था। उनकी एक जिद्दी बहन भी थी। उसकी शादी काफी देर से हुई थी। फादर कामिल बुल्के ने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर विधिवत संन्यास धारण किया। उन्होंने संन्यास धारण करते वक्त भारत जाने की शर्त रखी थी, जो मान ली गई। मतलब जब उन्होंने संन्यास लिया तो उन्होंने ये कहा था कि मैं भारत जरूर जाऊंगा, मतलब मेरी ये शर्त है, तो ये उनकी मान ली गई थी। दरअसल फादर जो है वो भारत व भारतीय संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने पादरी बनते वक्त ये शर्त रखी थी। फादर बुल्के संन्यास धारण करने के बाद जब भारत आ गए, फिर यहीं के होकर वो रह गए। मतलब वो भारत को ही अपना देश मानते थे, जबकि जन्म उनका यूरोप में हुआ था। फादर बुल्के अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे। वे अक्सर उनको याद किया करते थे। उनकी माँ उन्हें पत्र लिखती रहती थी, जिसके बारे में वे अपने दोस्त डॉक्टर रघुवंश को बताते थे। भारत में आकर उन्होंने जिसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहकर पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से हिंदी में एमए की उन्होंने डिग्री हासिल की थी। इसी के साथ उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1950 में रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय में शोध भी किया। फादर बुल्के ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नील पक्षी के नाम से अनुवाद किया। बाद में उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया था और बाइबल का भी हिंदी में अनुवाद किया था। उनका हिंदी के प्रति अथाह प्रेम इसी बात से झलकता है। जहरबाद बीमारी के कारण उनका 73 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। फादर बुल्के भारत में लगभग 47 वर्ष तक रहे। इसी बीच वो सिर्फ 3 या 4 बार ही अपनी पृष्ठभूमि बेल्जियम गए। सन्यासी धर्म के विपरीत फादर बुल्के का लेखक से बहुत आत्मीय संबंध था। फादर लेखक के पारिवारिक सदस्य के जैसे थे, लेकिन लेखक का परिचय फादर बुल्के से इलाहाबाद में हुआ था, जो जीवन पर्यंत रहा। लेखक फादर के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित थे। लेखक के अनुसार फादर वात्सल्य व प्रेम की साक्षात मूर्ति थे। वे हमेशा लोगों को अपने आशीर्वाद से भर देते थे। उनके दिल में हर किसी के प्रेम, अपनापन व दया का भाव था। वे लोगों के दुख में शामिल होते और उन्हें मधुर वचनों से सांत्वना देते थे। वो जिसे एक बार रिश्ता बनाते
उसे जीवन पर्यंत उसे निभाते थे। फादर की दिली तमन्ना हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वे अक्सर हिंदी भाषियों की जो हिंदी के प्रति उपेक्षा देखकर दुखी होते थे कि मतलब हिंदी को कितना नकारा जाता है। फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली के जहरबाद से पीड़ित होकर हुई थी, लेकिन उस वक्त भी दिल्ली में ही रहते थे। लेकिन उनके फादर की बीमारी का जब पता समय से ना चल पाया, जिस कारण वह मृत्यु से पहले फादर बुल्के के दर्शन नहीं कर सके थे। इस बात का लेखक को गहरा अफसोस था। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट के निक्सन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से कुछ पादरियों रघुवंशियों के बेटे राजेश्वर सिंह द्वारा उतारा गया। फिर उस ताबूत को पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्र तक ले जाया गया। इसके बाद फादर बुल्के के मृत शरीर को कब्र में उतार दिया गया। रांची के फादर पास्कल तोयान ने मसीहा विधि से उनका अंतिम संस्कार किया। सबने नम आंखों से फादर बुल्के को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके अंतिम संस्कार के वक्त वहां हजारों लोग इकट्ठे थे, जिन्होंने नम आंखों से फादर बुल्के को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा वहां जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीहा समुदाय के लोग, पादरीगण, डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी उपस्थित थे। लेखक कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर दूसरों के वात्सल्य व प्रेम का अमृत पिलाया और जिसके रंगों में दूसरों के लिए मिठास और अमृत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था, उसकी मृत्यु जो है जहरबाद से हुई। यह फादर के प्रति ऊपर वाले का घोर अन्याय है। लेखक ने फादर की तुलना एक ऐसे छायादार वृक्ष से की जिसके फल फूल अभी मीठी मीठी सुगंध से भरे रहते हैं और जो अपनी शरण में आने वाले सभी लोगों को अपनी छाया से शीतलता प्रदान करते हैं। ठीक उसी तरह फादर बुल्के भी हम सबके साथ रहते हुए, हम जैसे होकर भी हम सबसे बहुत अलग थे। प्राणी मात्र के लिए उनका प्रेम व वात्सल्य उनके व्यक्तित्व को मानवीय करुणा की दिव्य चमक से प्रकाशमान करता रहता। लेखक के लिए उनकी स्मृतियां किसी यज्ञ की प्रवृत्त अग्नि की आंच की तरह है, जिसकी तपन वो हमेशा महसूस करते रहेंगे। तो बच्चों, ये पाठ का सार था। मैंने पूरी कोशिश की कि थोड़ा आसान शब्दों में और लिखकर आपको अच्छे से समझा सकूं। इस पाठ को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। धन्यवाद।